अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर बाकी लेसन्स की निस्बत देखा जाए तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आप लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी। बाकी इसमें याद करने वाला इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिनको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो बेसिकली डिस्कोर्स एथिक्स का टॉपिक है। सो डिस्कोर्स एथिक्स को स्टडी करने से पहले हम डिस्कोर्स एनालिसिस को देख लेते हैं। ये बेसिकली स्टडी होती है कि कैसे लैंग्वेज यूज़ होती है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, समझने के लिए कम्युनिकेशन को, इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन जो होते हैं उनको, और पावर डायनामिक्स को। ठीक है, ये तो बेसिक सी डेफिनेशन होगी डिस्कोर्स एनालिसिस की। उसके अलावा डिस्कोर्स एथिक्स की अगर बात की जाए, ये क्या होता है, बेसिकली सॉल्व करता है एथिकल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, खुद प्रॉब्लम से शुरू करके और फिर उसके बाद क्रिएट करता है कस्टम सॉल्यूशन को। ठीक है, अब कस्टम सॉल्यूशन क्या होता है, लाइक आप कह लें समथिंग मेड स्पेसिफिकली फॉर अ पार्टिकुलर पर्सन और पर्पस। ठीक है, कोई चीज़ जो कि स्पेसिफिकली किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनी हो। ठीक है, सो ये कस्टम सॉल्यूशन जो है उसको क्रिएट करता है हर कॉन्फ्लिक्ट के लिए, बजाय आप कह लें प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी को अप्लाई किए। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि एथिक्स क्या होता है। ये बेसिकली स्टडी है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, और ये ह्यूमन बिहेवियर जो होता है उसको गाइड करता है बाय मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, उसके अलावा वो बताते हैं कि ये फोकस करता है ओपन एंड फेयर डिस्कशंस पर एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब ओपन एंड फेयर डिस्कशन क्या होती है, लाइक आप कह लें एवरीवन कैन शेयर देयर व्यूज़ इक्वली विदाउट बायस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन एंड फेयर डिस्कशन। हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी राय दे सकता है जो जो उसके साथ अफेक्टेड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्सन की ओपिनियंस के अकॉर्डिंग फैसला लिया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो ये हमारे पास बेसिकली डिस्कोर्स एथिक्स की डेफिनेशन है। उसके अलावा अगर हम देखें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है, सो यहाँ पर बताया गया है कि डिस्कोर्स एथिक्स जो है ये डेवलप्ड हुआ था बाय जॉर्गन हैबरमास और कर्ल ओटो के थ्रू। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, जो कि फोकस करता है कि कैसे मॉरल प्रिंसिपल्स डिस्कस्ड होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं ओपन डायलॉग के थ्रू अमंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। ठीक है, लाइक आप कह लें सब पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा ये जो दोनों हमारे पास फ़िलोसफर्स थे, उन्होंने ज़ोर दिया था कि अफराद और कम्युनिटीज़ को इखलाकी तौर पर आज़ाद होना चाहिए, यानी कि आज़ादाना तौर पर अपनी इखलाकी असूलों या एथिकल जो प्रिंसिपल्स और एक्शंस हैं उनको वो जस्टिफाई कर सकते हैं। किसी चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डिस्कोर्स एथिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये किसके थ्रू डेवलप्ड हुआ था, ये जर्गन हैबरमास और कर्ल ओटो जो हैं उनके थ्रू ये हुआ था। ये दोनों फिलोसफर्स थे। या आप लोगों को क्विज़ में पूछा जा सकता है, इसको आपने याद रखना है। उसके अलावा मज़ीद वो बताते हैं कि हैबरमास की डिस्कोर्स एथिक्स जो है वो कहती है कि किसी चीज़ को मॉरली इखलाकी तौर पर दुरुस्त करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि क्या हर शख्स जो उससे इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, हर शख्स इसे गौर से सोचने के बाद इससे इत्तेफाक करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। ठीक है, अब मॉरली क्या होता है, आप कह लेंगे एथिकल स्टैंडर्ड्स की बेस पर राइट और रॉन्ग जो है वो कंसीडर्ड किया जाता है, इसके मुताबिक जो है वो बिहेव करना, इसको हम बेसिकली मॉरली कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर वो बता रहे हैं। उसके अलावा बताते हैं कि हैबरमास जो है वो डिफ़ाइन करता है कुछ सेट ऑफ रूल्स को, जो कि फर्स्ट प्रपोज बाय रॉबर्ट अलेक्सी हैं, वो आपने याद रखना है। अब वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं जो यहाँ बताए गए हैं। हैबरमास जो है वो कहता है कि हर कोई जो कर सकता है बात और एक्ट कर सकता है। ठीक है, लाइक आप कह लें डिस्कशन और डिबेट्स में हर वो पर्सन जो कि बोल सकता है और एक्ट कर सकता है, उसको मौका हासिल होना चाहिए पार्टिसिपेट करने का फुली। ठीक है, उसके अलावा हर कोई सवाल पूछ सकता है, आइडिया को सजेस्ट कर सकता है, और उसके अलावा फ्रीली अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको शेयर कर सकता है। लाइक आप कह लें कि आपका कोई प्लान है, या फिर आप कह लें कि आप कोई पार्क बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब आप उसमें क्या करेंगे कि हर पर्सन को जो कि एक्सपर्ट होंगे, या फिर आप कह लें बिज़नेस जो हमारे पास ओनर्स होते हैं, ठीक है, उन सब को आप जो है वो उसमें कंसीडर करेंगे। हर पर्सन जो कि उससे अफेक्ट हो रहा है उसको आप कंसीडर करके उनके भी ओपिनियंस लेंगे। तो इस चीज़ को भी जो है वो इसी ज़ुमरे में लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्कोर्स एथिक्स है ना, इसमें हम देखते हैं, स्टडी करते हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं बाय मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो हर वो चीज़ आ जाती है, ठीक है, जिसका इस चीज़ से लिंक होता हो। ठीक है, उसके अलावा मज़ीद वो बताते हैं कि हर डिस्कशन और डिबेट में हर पर्सन, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, किसी को भी डाउट और दूसरों के प्रेशर की बेस पर जो है वो
नहीं रोका जाना चाहिए फ्रीली पार्टिसिपेट करने से, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो उसने एक्सप्लेन किए थे, या आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसको आपने एक्सप्लेन करना है, जिस तरह मैंने बता दिया आप लोग उस तरह अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो बताते हैं DA यानी कि डिस्कोर्स एथिक्स जो है, उसने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल रोल जो है उसको प्ले किया है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के कनेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ बताई गई है, इसमें और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि डाटा जनरेशन का कॉन्सेप्ट है। डाटा जनरेशन में ऑब्वियसली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को और क्रिएट करते हैं डाटा को, ठीक है। सिंपल सी एक डेफिनेशन डाटा जनरेशन की देखें, यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफरेंट बताई जा रही हैं। सो ये हमारे पास बेसिकली डाटा जनरेशन होता है। यहाँ अगर देखा जाए तो डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में बताया है कि फोकस करता है इंटरेक्शंस पर, डिबेट्स पर, कन्वर्सेशन पर, ठीक है, क्योंकि ये रिवील करता है कि कैसे कम्युनिकेशन हासिल करती है किसी स्पेसिफिक गोल को, ठीक है। सो वो इसमें बताते हैं कि जो बेस्ट डाटा सोर्स है वो है जो कि कंटेन करता हो इंटरेक्शन पर, ठीक है। लाइक आप कह रहे हैं डाटा अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो इन चीज़ों पर बेस्ड करना चाहिए, ठीक है। अगर हम डिस्कोर्स एनालिसिस में कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली हर चीज़ उसमें ऐड होनी चाहिए, ठीक है। डाटा आइडियली कलेक्ट होता है इंटरेक्शन से। मज़ीद उसके अलावा वो यहाँ पर पोर्टर के अकॉर्डिंग बताते हैं कि पोर्टर जो है वो बेसिकली कंट्रास्ट करता है 2 टाइप्स ऑफ डाटा में, ठीक है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। सो यहाँ बताया गया है कंट्राइव्ड डाटा और नेचुरली अकरिंग टॉक के बारे में बताया गया, 2 टाइप्स ऑफ डाटा की बात की गई है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम कंट्राइव्ड डाटा की बात करें तो ये रेफ़र करता है इन्फॉर्मेशन से जो कि हम गैदर करते हैं उस सिचुएशन से जहाँ पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो बाज़ दफ़ा बदल सकते हैं अपने बिहेवियर को, अपने रिस्पॉन्स को, क्योंकि वो अवेयर हो जाते हैं कि समवन इज़ ऑब्जर्विंग अस। लाइक आप कह लें कि कोई पर्सन हमें ऑब्जर्व कर रहा है। सो ये जो है वो बेसिकली असर डालती है ऑथेंटिसिटी पर, ठीक है, डाटा कलेक्शन के। इसको हम कंट्राइव्ड डाटा कहते हैं कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो आगाह हो जाते हैं कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नेचुरली अकरिंग टॉक की बात करें तो ये रेफ़र करता है इस डाटा से जो स्पॉन्टेनियसली या फिर रियल लाइफ सेटिंग में बगैर पार्टिसिपेंट्स के अवेयरनेस के कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो इसको हम नेचुरली अकरिंग टॉक बोलते हैं। सो ये 2 चीज़ें यहाँ बताई जा रही थी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। जस्ट यहाँ पर स्पीयर जो है वो आर्ग्यू करता है कि डाटा को ईजीली हम सिर्फ 2 उनमें कैटेगराइज नहीं कर सकते। लाइक आप कह लें 2 टाइप्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग और कंट्राइव्ड बताई गई हैं, ठीक है। उससे मज़ीद यहाँ एक्सप्लेन किया है, आपने इसको याद नहीं करना और ना ही इसको स्टडी करना है, एक्स्ट्रा मटेरियल है जो कि यहाँ दिया गया। उसके अलावा अगर देखें कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली किसी चीज़ को खुफिया रखना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रिसर्चर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो पर्सन जो है वो रिसर्च स्टडी में शामिल होता है वो इंश्योर करते हैं कि उसकी आइडेंटिटी जो है उसको प्राइवेट रखा जाए, दूसरों से महफूज रखा जाए, ठीक है। सो इसको जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। जस्ट ये कॉन्सेप्ट है। मज़ीद यहाँ पर बताया गया है डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले ये अपेयर हुई थी 1952 में इन पेपर, ठीक है, बाय जेलिंग हैरिस, ये आपने याद रखना। और फिर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई थी लेट 1960 में। तो इस क्विज़ को भी आपने याद रखना है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है याद करने वाला, वो बेसिक सी डेफिनेशन थी जिसको आपने याद करना है। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ डिस्कोर्स एनालिसिस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। अगर इसकी बात की जाए तो बेसिकली एक प्रोसेस है लैंग्वेज को एनालाइज करने का, वर्ड और सेंटेंस से बियॉन्ड जाकर समझना, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग को कम्युनिकेशन में, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि डिस्कोर्स एनालिसिस एग्जामिन करता है कि कैसे लैंग्वेज यूज होती है टेक्स्ट और कन्वर्सेशन में, और ये रिवील करती है पॉलिटिकल और सोशल मीनिंग को, ठीक है। उसके अलावा बताते हैं कि ये शामिल होता है लैंग्वेज की स्टडी में, इसके कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए कि कैसे वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं वो फिट होते हैं लार्जर टेक्स्ट में और सोशल सिचुएशन में, ठीक है। मतलब के बजाय आप कह लें इंडिविजुअल वर्ड्स और पॉलिटिकल जो स्पीच होती है उसको देखने की बजाय ये एनालाइज करता है इंटायर स्पीच को, जैसे कि मैंने आपको पहले बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस के कुछ लेसन्स थे, उनमें मैंने काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इंटायर स्पीच को, पॉलिटिशियन की इंटायर स्पीच को देखा जाता है।
सो ये सब चीज़ों को एनालाइज करता है, बिकॉज ये डिस्कोर्स एनालिसिस है, एनालाइज करेगा इंटायरली, ठीक है, और सिचुएशन को जिसमें ये हो रही होती है, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट को जिसमें ये वाक़या हो रही होती है, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद वो इसके बारे में बताते हैं कि जो एक ही सेकंड पैराग्राफ में देखें कि सक्सेसफुल डिस्कोर्स एनालिसिस प्रोजेक्ट के लिए आपको एक क्लियर और स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन की ज़रूरत हो, जो कि अक्सर ले सकता है काफ़ी वक्त और एफर्ट को फॉर्मुलेट होने के लिए, ठीक है। उसके अलावा वो कैमरून के अकॉर्डिंग बताते हैं कि कैमरून कहता है कि एक करेक्टरिस्टिक्स जो अच्छी करेक्टरिस्टिक्स है गुड प्रोजेक्ट की, वो एक अच्छे आइडिया पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। तो ये भी आप कैमरून के अकॉर्डिंग डेफिनेशन याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लिंग्विस्ट और फिलोसफर्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया बताया गया है डिस्कोर्स एनालिसिस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। सो यहाँ वो बताते हैं कि आपको ज़रूरत है एक अच्छे और क्लियर रिसर्च क्वेश्चन की, ठीक है, अबाउट स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। उसके अलावा नॉलेज की कि कैसे यूज़ करनी है डिस्कोर्स एनालिसिस टेक्निक्स को क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको अंडरस्टैंडिंग की कि क्यों आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। उसके अलावा इस प्लेस तक आपकी रसाई होनी चाहिए जहाँ पर आप कंडक्ट कर रहे हैं रिसर्च को, जैसे कि आप कह लें आप टीचर कम्युनिकेशन जो है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। सो यहाँ पर टीचर्स किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं क्लासरूम में, तो आपको वहाँ जाकर प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना होगा। उसके लिए आपको प्रॉपर जो परमिशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। वो बात बताई जा रही है कि उस प्लेस तक आपकी एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है, आपकी रसाई होनी चाहिए कि आप जहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं रिसर्च को वहाँ आप जाकर फिज़िकली ऑब्ज़र्व कर सकें। उसके अलावा वो बताते हैं कि अंदाज़ा हो आपको कि कितना टाइम लेगा जो आपका प्रोजेक्ट है फ़िनिश होने में, तज्ज़िया करने में और लिखने में आपको कितना वक्त लगेगा, ठीक है। सो ये सारे स्टेप्स यहाँ बताए गए हैं, 5-6 स्टेप्स जो हैं वो आपने याद कर लेने हैं। उसके अलावा यहाँ बताया गया चूजिंग अ रिसर्च टॉपिक। अब रिसर्च टॉपिक जो है उसके बारे में बताने से पहले यहाँ प्रैग्मेटिक्स, डिस्कोर्स एनालिसिस और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में बताया कि ये सब स्टडी करते हैं कि कैसे लैंग्वेज यूज़ होती है कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट करने के लिए मीनिंग को, ठीक है। अगर हम प्रैग्मेटिक्स की बात करें तो फोकस करती है सोशल रूल्स और नॉर्म्स पर, जबकि डिस्कोर्स एनालिसिस की बात करें तो एग्जामिन करती है कि कैसे लैंग्वेज शेप करती है सोशल मीनिंग को। और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की अगर बात करें तो ये देखता है कि कैसे लैंग्वेज मेंटेन करती है और चैलेंज करती है पावर सिचुएशंस को, ठीक है, पावर स्ट्रक्चर्स को। उसके अलावा जो हमारा प्रैग्मेटिक्स है उसकी भी एक डेफिनेशन होती है कि कैसे कॉन्टेक्स्ट जो है वो असर डालता है लैंग्वेज के मीनिंग पर, ठीक है, कम्युनिकेशन में। सो ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल डिस्कोर्स एनालिसिस का, प्रैग्मेटिक्स का और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है। इसको आपने शॉर्ट वे में याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे कैमरून के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वो कहता है, वो नोट करता है कि अच्छा रिसर्च आइडिया जो है वो आता है प्रीवियस स्टडीज से, ना कि जो रिसर्चर इमेजिनेशन है उनसे। तो ये भी एक पॉइंट जो था उसने पॉइंट आउट किया था इस चीज़ को भी। मज़ीद यहाँ पर रिसर्च टॉपिक के बारे में बताते हैं और रिसर्च क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। रिसर्च टॉपिक की अगर बात की जाए तो ये आपका एक जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको हम रिसर्च टॉपिक बोलते हैं, ठीक है। जबकि रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसको आप चाहते हैं आंसर करना विद इन दैट टॉपिक, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं टू चूज़ रिसर्च टॉपिक, ठीक है। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, पहले तो ब्रेनस्टॉर्म आइडिया आ जाता है, दूसरे पर पिक करना टॉपिक को जिसकी काफ़ी एग्जिस्टिंग रिसर्च हो, ठीक है, और रिसोर्सेज हों। ये सब चीज़ों के बारे में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा मेक श्योर करना कि क्या ये मैनेजेबल है। उसके अलावा लिस्ट कीवर्ड्स, मतलब क्या आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिलेटेड टॉपिक के, ठीक है। उसके अलावा वो बताते हैं कि रिफ़ाइन करना टॉपिक को एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पढ़ें, ठीक है, फॉर्मुलेट करें थीसिस स्टेटमेंट को, ठीक है, क्रिएट करना क्लियर थीसिस स्टेटमेंट को, लाइक आप कह लें जो एक समरी होती है, ठीक है, समराइज करके बताना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो कि उन्होंने बताए हैं। उसके अलावा वो बताते हैं फोकसिंग अ रिसर्च टॉपिक। तो इस टॉपिक में वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि पहले तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि एक स्पेसिफिक और मैनेजेबल टॉपिक से स्टार्ट करें, ठीक है, और बहुत ब्रॉड और बड़े टॉपिक जो है उनसे अवॉइड करें, ठीक है। बजाय इसके आप चूज़ करें स्मॉलर टॉपिक और स्टडी करें इसको डिटेल में। उसके अलावा यहाँ स्टीवन और अस्मा के अकॉर्डिंग बताया गया, वो सजेस्ट करते हैं कि जो एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट है वो फोकस्ड होना चाहिए और डिटेल्ड बजाय ब्रॉड होने के, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है वो फोकस्ड होना चाहिए और डिटेल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है और इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ 3 रिसर्च क्वेश्चन हैं जिनको उन्होंने एक्सप्लेन किया और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास सेकेंड टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो लिखते हैं इंग्लिश थीसिस को, ठीक है,
चाइनीज़ डिग्री के बाद फॉर फर्दर स्टडीज़, ठीक है। और थर्ड टॉपिक में वो कहते हैं कि ईजियर है क्योंकि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हैं। जस्ट ये चीज़ बताई गई है, कुछ भी नहीं है, ये याद करने वाला नहीं है और ना ही आपने इसको याद करना है। रिसर्च क्वेश्चन है जिनको यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उसके अलावा अगर हम पार्ट 3 की बात करें इसमें भी वही वाली चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। रिसर्च टॉपिक को चूज़ करने के बाद आप किस तरह से उसको रिसर्च क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद वो बताते हैं कि किसी टॉपिक को रिसर्च क्वेश्चन में तब्दील करने के लिए आपको उसको किस तरह से नैरो डाउन करना है। जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन से कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द लेटर टू द एडिटर इन चाइनीज़ एंड इंग्लिश, ठीक है। तो इसको रिसर्च क्वेश्चन में तब्दील किया गया और फिर उसके बाद वो कहते हैं इस पर आप रिसर्च करें। मज़ीद जो है वो उसके बारे में एक्सप्लेन किया, याद करने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। उसके अलावा वो बताते हैं कि जो हमारे पास संडरलैंड था उसने प्रोवाइड किया था कुछ हेल्पफुल एडवाइस ऑन हाउ टू कनेक्ट डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस विद योर रिसर्च क्वेश्चन, किस तरह से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए उसने एक टेबल सजेस्ट किया था जिसमें देखें आपके लाइन वाइज चीज़ें लिखी गई हैं। रिसर्च क्वेश्चन है, फिर डाटा नीडेड है, उसके अलावा डाटा कलेक्शन है और डाटा एनालिसिस है, ठीक है। याद करने वाला जो है वो बेसिकली काइंड्स हैं जो कि डिस्कोर्स एनालिसिस प्रोजेक्ट की हैं, वो मैं आपको सिंपल से वर्ड में एक्सप्लेन करती हूँ। याद करने वाली वो भी नहीं है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन समझने वाली जो है वो बेसिकली काइंड्स हैं जो कि डिस्कोर्स एनालिसिस प्रोजेक्ट की बताई गई हैं। वो बताते हैं देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। अगर हम पहली काइंड की बात करें तो बेसिकली हमारे पास रेप्लिकेशन स्टडीज़ आ जाती है, जिसमें हमने क्या करना होता है, रिपीट करना होता है प्रीवियस स्टडी को कन्फर्म करने के लिए और चैलेंज करने के लिए अपनी फाइंडिंग्स को जो भी हमारे पास निकल कर आई हैं, ठीक है, उससे या फिर उस रिसर्च टॉपिक या उस रिसर्च क्वेश्चन से, ठीक है। उसके अलावा वो बोलते हैं कि यूजिंग डिफरेंट डिस्कोर्स डाटा बट द सेम मैथडोलॉजी। इसमें क्या करना होता है कि यूज़ करें सेम रिसर्च मैथड से लेकिन नए डाटा से शुरू करके, ठीक है, फाइंडिंग्स के लिए। मज़ीद अगर देखें हम आगे मूव करें तो वो एग्जिस्टिंग डाटा एनालिसिस के बारे में बताते हैं कि एनालाइज करना प्रीवियसली जो पब्लिश्ड डाटा है उसको नए पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उसके अलावा अगर फोर्थ पॉइंट देखें इसमें वो कहते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, लाइक आप कह लें कि आपने इसमें री एनालाइज करना होता है एग्जिस्टिंग डाटा को डिफरेंट थ्योरेटिकल अप्रोचेस से, ठीक है। मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही बिकॉज ये करने वाला भी नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको एक्सप्लेन किया जाए, या बेसिक सी डेफिनेशन जो है वो आपको बस पता होनी चाहिए। उसके अलावा मज़ीद वो बताते हैं अनएनालाइज्ड जॉनरा, लाइक आप कह लें कि स्टडी न्यू और अनएक्सप्लोर्ड टाइप ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक फीचर्स को। अब यहाँ पर अनएक्सप्लोर्ड का क्या मतलब होता है, जो कि नॉट स्टडीड और एनालाइज्ड बिफोर, ठीक है, उससे पहले जो है वो इसको स्टडी एनालाइज ना किया हो। सो ये हमारे पास बेसिकली अनएनालाइज्ड जॉनरा के बारे में बताया गया है। बाकी अगर नेक्स्ट टॉपिक देखें तो उसमें जस्ट कंबाइन किया गया अदर रिसर्च पर्सपेक्टिव के साथ डिस्कोर्स को। इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि लेक्चर जो है वो दूसरे यूजर्स तक भी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।